क्या आप किसी परफेक्शनिस्ट को जानते हो? या आपका मित्र या कोई कलीग हो सकता है, या फिर शायद आप खुद। चाहे ये कोई भी हो, पर मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि हर छोटी से छोटी डिटेल को सही ढंग से समझने में समय और मेहनत दोनों लगती हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी परफेक्शनिस्ट हैं जो इसे बिल्कुल आसान बनाते हैं। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और बागवानों से लेकर कलाकारों और यहाँ तक कि स्नोबॉल मेकर्स तक, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सटीकता के काम को आसान बना देते हैं। तो आइए अविश्वसनीय रूप से संतुष्टि प्रदान करने वाले कुछ कार्यों पर नजर डालते हैं जो रियल परफेक्शनिस्ट द्वारा पूरे किए गए हैं। क्या आप तैयार हैं? बढ़िया। भाई, आप चाहे बागवानी में अच्छे हों या नहीं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप इसकी सराहना करेंगे। तो भाई, आप बमुश्किल से उस छेद को देख सकते हैं जो कि वहां पर था। और अगर आप सोच रहे थे कि वो अजीब सिलेंड्रिकल उपकरण क्या था, तो बता दूं कि इसे असल में होल कटर कहा जाता है। जरा सोचिए कि वो घास क्यों काट रहा है, या यूं कहें कि इस तरह से क्यों काट रहा है। खैर, बता दूं कि गोल्फ के खेल को और ज्यादा रोचक बनाने के लिए छेदों के स्थान को अक्सर एक जगह से दूसरी जगह पर घुमाया जाता है। इस तरह से गोल्फ खिलाड़ियों को थोड़ी वैरायटी मिलती है। जब वे एक ही कोर्स पर बार बार खेलते हैं, तो घास में एक नए गोलाकार गड्ढे को आसानी से कटने के लिए, सरफेस को लेवल करने के लिए एक बर्फ तोड़ने वाली पिक का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये ऊबड़ खाबड़ ना हो। फिर चीजों को स्मूथ बनाने के लिए इसे रोल किया जाता है। उन्होंने निश्चित रूप से इसे आसान बना दिया, जो मुझे परफेक्शन के अगले भाग में ले जाता है। जब मैं पूरे सप्ताह अपने पार्सल के आने का इंतजार कर रहा होता हूँ, तो मैं इस बारे में नहीं सोचता कि इसे किसने पैक किया है। लेकिन चीन में एक फैक्ट्री कर्मचारी का ये वीडियो देखने के बाद मैं अचानक इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आपने देखा उसने सिर्फ एक ही थ्रो में बाइक को इतनी अच्छी तरह से कैसे लपेट दिया? खैर, जरा देखो कि पहले ये करता गया है। इसे एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाकर उसने प्लास्टिक के अंदर हवा का दबाव बनाया, और जब वो बैग को बाइक पर फेंकता है तो इसके अंदर की हवा निकल जाती है, जिससे प्लास्टिक की गति बढ़ जाती है, जो उसे बाइक के चारों ओर लपेट देती है। मुझे लगता है कि अब आप कह सकते हैं कि वाह, ये है पैकिंग। पुराने दिनों में लोग पवित्र इमारतों को सभी चीजों से ज्यादा महत्व देते थे। ये भगवान की पूजा करने का उनका एक तरीका था। इसलिए सिर्फ बेहतरीन मटेरियल और राजमिस्त्री यहाँ पर काम करते हैं। इन स्किल्स में महारत हासिल करने में पूरा जीवन लग जाता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। और आखिर में ये स्किल्स मैन स्टोन कार्विंग कंपनी के इस इंसान तक पहुंच गई। ये बैंकर राजमिस्त्री के एक स्तंभ के कैपिटल पर काम कर रहा है, जो स्पेनिश चूना पत्थर से बना हुआ है। बैंकर राजमिस्त्री खासतौर पर वर्कशॉप बेस्ड होते हैं और चूना पत्थर को जरूरत के आकार में बनाते हैं। कैपिटल असल में स्तंभ का सबसे ऊपरी भाग होता है, और ये अक्सर ज्यादा सजा हुआ होता है। जैसा कि दिखाया गया है, ये राजमिस्त्री अपने 5 इंच के ब्लेड का इस्तेमाल करके कैपिटल में कई इंडेंटेशन बना रहा है, ताकि वे इसे स्मूथ और आकर्षित आकार देने में एक बार भी गड़बड़ किए बिना ही सफल हो सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने अपने काम को खूबसूरती से निभाया। इस पर कोई फालतू दाग या खरोंच नजर नहीं आता, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अगर आप आनंद ले रहे हैं कि ये वीडियो कितने संतोषजनक हैं, तो आप सराहना करने के रूप में नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट कर सकते हैं। कर दिया? बढ़िया। अब देखते हैं कि अगला कौन और क्या है। तो भाई, पार्किंग स्थल बहुत ही बदसूरत होते हैं जब वे भरे होते हैं। कारों की कई अलग अलग स्टाइल और रंगों का मिश्रण बहुत ही डिसजॉइंटेड लगता है, लेकिन सौभाग्य से स्विस कलाकार उर्सस वेरली ने इसके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट समर्पित किया है, ताकि पार्किंग स्थल को और ज्यादा खूबसूरत और संतोषजनक बनाया जा सके। साल 2011 में उन्होंने अपना एक पूरा दिन कारों को अलग करने और उनको अपने तरह के रंगों की कैटेगरी में रखने के लिए बनाया। ड्राइवरों को अपने वाहनों को एक एक करके चलाने का निर्देश देते हुए वेरली ने एक योजना बनाई और 71 कारों को उनकी ओरिजिनल मिस मैच्ड पार्किंग प्लेसमेंट से अलग अलग एक कलर कोऑर्डिनेटेड सपने में बदल दिया। क्या ये किसी भी तरह से फंक्शनल है? नहीं। कैसे देखकर मेरा दिमाग भ्रमित हो जाता है? बिल्कुल यार, कैंडी खाना किसको नहीं पसंद होता।
यार पता चला कि खाने के अलावा आप इसके साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, आप इसे आर्ट बना सकते हैं। कलाकार एडम हिलमैन ने इस अजीब संतोषजनक ऑर्गेनाइजेशन रचना को इंस्टाग्राम पर 2017 में पोस्ट किया था, जिसमें हर एक M&M और गमी बियर पूरी तरह से अलाइन और कलर कोऑर्डिनेटेड है। भाई इस आदमी में मुझसे कहीं ज्यादा धैर्य और सेल्फ कंट्रोल है ना। हालांकि आपको उन्हें सीधा करने और उन्हें टेढ़ा करने में अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ताकि वे ऑर्गेनाइज होकर आकर्षक दिखें, बल्कि ऐसा करने के लिए सिर्फ गमी भालुओं को अपनी कलर कैटेगरी में अलग करना ही मेरी आंखों में आंसू लाने के लिए काफी होगा और मेरे मुंह में लार टपकाने के लिए भी। हालांकि एडम का खाने की चीजों से कला बनाने का पहला प्रयास नहीं था। उसने 2016 में भी सीरियल के टुकड़ों से एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया था जो कि कलर ग्रेडियंट के बेस पर ऑर्गेनाइज थे। भाई ने दूध की एक पतली परत में ऑरेंज करने की कोशिश करना अपने आप में एक नाइटमेयर रहा होगा और उस पर सीरियल के पूरे डब्बे को छांट कर सभी सही रंग के फूलों के लूप को खोजना एकदम अलग बात है। भाई इन रंगों ने ना मुझ पर वाकई में प्रभाव डाला है। अब अगर आपने कभी कपड़ों को बेचने का काम किया है तो आप जानते होंगे कि शर्ट को फोल्ड करना कितना मुश्किल हो सकता है। उन्हें एक ही सीक्वेंस में फोल्ड करना और सभी को एक साथ रखना दिमाग सुन्न कर देने वाला काम हो सकता है, लेकिन जिसने भी इन शर्टों को फोल्ड किया है उसने इस काम को एक कला जैसा बना दिया है। द रेगुलर शो के कैरेक्टर की विशेषता वाली टी शर्ट के इस ढेर को इस तरह से प्रदर्शित किया गया है ताकि इसके सामने की तस्वीर इसके किनारे पर दिख सके। जी हाँ, जो भी गरीब कम तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है वो वाकई में जीनियस है, पर जब तक कोई अनिवार्य रूप से नहीं आता और इस ढेर को फिर से बिगाड़ नहीं देता तब तक ये कपड़े का प्रदर्शन एक परफेक्शनिस्ट का सपना है। हम सभी कभी न कभी अपने दिमाग से ऊब जाते हैं, जिसके बाद आप कोई खेल खेल सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, लेकिन भाई इस भाई बहन की जोड़ी ने अपनी बोरियत दूर करने के लिए पास के वॉलमार्ट स्टोर में जाकर अपनी बिक्री बिन ऑर्गेनाइज करने का फैसला कर लिया। अरे जो इन दिनों बच्चों को सड़क से दूर रखता है। पहले और बाद की तस्वीर केवल 45 मिनट के अंतर में ली गई और उस कम समय के दौरान ही वे लोग 350 से ज्यादा बक्सों को साफ सुथरे तरीके से रो में रखने में कामयाब रहे। कर्मचारियों ने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि वे क्या कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ने दिया। भाई इसके बजाय उनको नौकरी दे देनी चाहिए थी, है ना। बागवानी करने के लिए बहुत ज्यादा धन और देखभाल की जरूरत होती है, खासतौर पर हिंजेस की छटाई करते समय एक गलत कदम और एक भद्दा हेज होल या एक वंकी टॉप। कई सारे उच्च श्रेणी वाले माली अपने हेज लाइनों को पहले ही सावधानी पूर्वक मापते हैं और रोपते हैं, लेकिन ये व्यक्ति नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ ये व्यक्ति एक इलेक्ट्रिक हेज ट्रिमर और स्वीपर का इस्तेमाल करके हेज के टॉप पर पाउंच करके उसे लेवल कर देता है। वो बहुत ही गहराई तक नहीं जाता और बिना किसी मापने वाले उपकरण के ही इसे परफेक्टली लेवल करता है। हालांकि ये कमाल है, लेकिन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के आंसुरथ एंड सन्स में एक पेशेवर हेज कटर इस स्किल को एक और कदम आगे बढ़ाता है। किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों का इस्तेमाल करके वे आसानी से सभी आकार और साइज के हेंजेस को ट्रिम कर देते हैं, लंबे हेजेस से लेकर शानदार गोल गेंदों तक, और यहाँ तक कि वे हेजेस में बताए गए शब्द भी लिख देते हैं। वाह क्या शानदार ग्रीन मशीन है। लेकिन कैलिफोर्निया में स्थित पेड़ों की छटाई और लॉन रखरखाव सेवा भी अपनी शानदार स्किल से हरे रंग की दुनिया को संतुष्ट करने के लिए आगे बढ़ रही है। देखो कि ये आदमी इस झाड़ी की ऊपरी पत्तियों के सरफेस को कैसे लेवल करता है। मुझे नहीं पता था कि इस तरह की कोई भी चीज होती है। यहाँ मौजूद ये ट्रिमर कार्लोस सीजर हेड्स, जो एक फिनोमिनल नाम है। हालांकि ये सिर्फ हेजेस ट्रिम नहीं करती है, जरा उसे कुछ ही सेकंड में इस पेड़ को एक परफेक्ट तरीके से काटते हुए भी देखो। कार्लो सीजर हेड्स और आंसुरथ एंड सन्स के बीच में मैं आपको नहीं बता सकती किसका काम बेहतर था। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। भाई आंगन धोने का काम बहुत ही उबाऊ लगता है ना, पर कोई भी अपना रविवार अपने रास्ते की गंदगी और मलबे को साफ करते हुए नहीं बिताना चाहता। लेकिन भाई इससे पहले और बाद को देखना आपको संतोषजनक बना देगा। ये खास कंपनी एक्वा ड्राइवेजेस जो यूके में स्थित है, ये एक सरफेस क्लीनर का इस्तेमाल करके गंदी पुरानी ईंटों और कंक्रीट को चमकदार स्वच्छ नजारों में बदल देती है।
किसी भी बड़े इलाके को इस परफेक्शन से साफ करते समय आपको एक शक्तिशाली मशीन की जरूरत होती है, लेकिन इस कंपनी का बहुत शुक्रिया कि ये सामान्य सरफेस क्लीनर अपने 4000 पाउंड प्रति वर्ग इंच के मैक्सिमम प्रेशर से प्रति मिनट 2 गैलन पानी निकाल सकता है। भाई एक सफेद गंडे का वजन है जो कि एक SD कार्ड के आकार के फर्श के एरिया पर पड़ता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये काम इतनी तेजी से पूरा कर लेते हैं। इसी के साथ अमेरिका में इलिनॉइस के कोडी अर्बन गंदे फर्श वाले स्लैब पर पैटर्न बनाने के लिए अपने सटीक पावर वॉशर का इस्तेमाल करते हैं। भाई ये इतना पेचीदा है कि एक आर्ट गैलरी की चीज लगती है। कल्पना कीजिए कि अगर इसे जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए तो इस चीज को NO2 प्रेशर कहा जाता है। इसके माध्यम से पानी हाई वेलोसिटी से कंक्रीट पर फेंका जाता है। ये वाकई में मास्टरपीस है यार। मैं नहीं जानता किसी दुकान में जाकर अलमारियों पर सभी किस्म की चीजों को एक ही लाइन में देखने से ज्यादा संतोषजनक कोई फीलिंग है या नहीं। स्टोर वाले भी जानते हैं कि हमें ये पसंद है, इसलिए कर्मचारियों को अक्सर पब फेसिंग करने के लिए भी जाना जाता है, जहां खाली दिखने वाली अलमारियों पर रखे प्रोडक्ट को आगे की ओर खींचा जाता है ताकि ग्राहक देख सकें कि स्टॉक में क्या है। हालांकि ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ स्टोर एक कदम आगे बढ़ गए हैं और इन ड्रिंक्स जैसे प्रोडक्ट्स को न सिर्फ अलमारियों में बल्कि कोनों पर भी रंग के आधार पर ऑर्गेनाइज करते हैं। अरे भाई अगर रियल लाइफ में मुझे इसका सामना करना पड़ता ना तो मुझे इसमें से एक खरीदने में बुरा लगता और मुझे सारा सामान खरीदना पड़ जाता। अगर आपके पास फोन, कंप्यूटर या तार वाले हेडफोन की एक जोड़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि उलझे हुए तार कितने निराशाजनक हो सकते हैं। और जिसने भी कभी सर्वर रूम में कदम रखा होगा वो जानता है कि इस नरक से निपटना कितना मुश्किल है। ये सारी केबल स्पैगेटी की तरह लगती है। तो जिसने भी आज नहीं शैतान कहा और इन सभी तारों को ऑर्गेनाइज किया वो वाकई स्वर्ण पदक का हकदार है। ये उसके लिए दो बनाए जिसने इस कमरे की पहली और बाद की हालत को सुधारा था जब उन्होंने यहाँ थोड़ी समझदारी लागू करने का निर्णय लिया था। शैतान चला गया होगा लेकिन ये बेहतर हो सकता है। जरा एक नजर इस वीडियो पर डालें जिसमें बड़ी संख्या में बिजली की तारें बिछी हुई हैं जो रैंकस्टीन कॉन्सर्ट के लिए जरूरी है, और ये सब इस तरह से ऑर्गेनाइज है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। लगभग 60 अलग अलग तार फर्श पर फैली हुई हैं जो एक ही रो में बिछी हुई हैं और सभी भारी मात्रा में जनरेटर से स्टेज के अंदर तक बिजली सप्लाई करती हैं। पावर पीट के अनुसार जिस इंसान को लाइव इवेंट को पावर सप्लाई देने का काम सौंपा गया था उसने 4 से 6 घंटे लगाकर ये सब अरेंज किया। अब ये तो भाई भारी ड्यूटी और भारी धातु वाली बात हो गई। तो जो उन इलाकों में रहते हैं जहां रेगुलर बर्फबारी होती है वे खूब जानते हैं कि ये सफेद चीजें कितनी तकलीफ दे हो सकती हैं। अगर इसे ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये सड़कों, फुटपाथों और दरवाजों को ब्लॉक कर सकती है। ऐसा कहें तो बर्फ के कुछ इंच के बाद ही पूरा देश रुक सकता है। खैर इसके चलते फिनलैंड के लैपलैंड में एक केबिन के मालिकों को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बर्फ से जनवरी 2022 में जूझना पड़ा। आमतौर पर 30 से 60 इंच के बीच इस साल के उस समय में बर्फ गिर सकती है। यह एक दूसरे के ऊपर 2 बॉलिंग पिन की हाइट से थोड़ा ही कम है, या कह सकते हैं कि एक औसत एडल्ट महिला की ऊंचाई के बराबर। आखिरकार उन्होंने बर्फ को तोड़ने वाले टूल का इस्तेमाल किया जो बर्फ को अपने ठोस ब्लेड से काट देता है, उन्हें क्यूब जैसे टुकड़ों में काट कर जमीन पर गिराने देता है। नीचे लगी हुई प्लास्टिक शीट बर्फ को आसानी से गिरा देती है। हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि असल में हवाएं कितनी तेज थीं और तापमान तब 0 था, जिस कारण बर्फ और ज्यादा घनी हो गई। बता दूं कि जब बर्फ जम जाती है तो इसकी डेंसिटी 3 to 4 पाउंड प्रति क्यूबिक फीट से बढ़कर 12 से 18 पाउंड प्रति क्यूबिक फीट तक हो जाती है। इसलिए बेहतर होगी जब बर्फ गिरे तो आप रास्ते से हट जाएं। पर क्यों? ये इतना भारी तो नहीं लगता। बता दूं कि टॉप एंड पर उन ब्लॉक्स का वजन एक स्टैंडर्ड पुश बाइक के बराबर होता है। भाई अगर बर्फ के उन खंडों को नीचे खिसकते हुए देखना इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है ना, मैं तो भैया फिर भी डर जाता। किसी खराब चीज को ठीक होते हुए देखना सबसे आरामदायक नजारों में से एक होता है, और जब वे इंडस्ट्रियल पैमाने पर किए जाएं तो ये और बेहतर हो जाता है। और मिसौरी ब्लेड लांस बिल्डिंग्स ये सब अच्छी तरह से जानती है, और उन्होंने ये बेहद मन भावन वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे कंक्रीट के एक बड़े हिस्से को स्मूथली कर रहे हैं, जो कि साल 2021 की बात है। वो जिस टूल का इस्तेमाल कर रहा है वो एक बुल फ्लोट है, जिसका इस्तेमाल खासतौर पर कंक्रीट फिनिशिंग के लिए किया जाता है। किसी भी सरफेस को लेवल और चिकना करने की जरूरत होती है ताकि उसके ऊपर कोई भी नींव समान रूप से लेवल में रखी जा सके।
भाई मुझे नहीं पता था कि इस किस्म के घर भी अस्तित्व, लेकिन मैं अब भी चाहता हूँ कि लांस बिल्डिंग मेरे लिए एक ऐसा घर बना दे। लेकिन पता चला कि कंक्रीट को अच्छे से फैलाने के लिए एक से ज्यादा सुपर संतोषजनक तरीके हैं। हमारे पास यहाँ बुल फ्लोट के बजाय है क्या? यहाँ वर्कर्स मोर्टार एप्लीकेटर का इस्तेमाल करके कंक्रीट को लेवल करते हैं। इस किस्म का उपकरण लगभग 45 पाउंड तक मटेरियल ले जा सकता है और ये इसके साइज को 15 से 35 इंच तक सेट कर सकता है। ये निर्भर करता है कि किस इलाके को कवर करने की जरूरत है और वो कितना बड़ा है। ये इसे कंक्रीट की लाइनें बनाने के लिए बेहद उपयोगी बनाता है, जो टॉप पर फर्श टाइल्स बिछाने के बाद कॉम्पैक्ट हो जाता है और फैल जाता है। साथ ही इससे पैदा होने वाली सीधी रेखाएं निश्चित रूप से एक विजुअल बोनस भी हैं। अगर आप मेरी तरह थोड़े साफ सुथरे रहना पसंद करते हैं और चीज़ों को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ साफ होते हुए देखना पसंद करते हैं, तो मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपको बहुत पसंद आएगा। 2018 में कैलिफोर्निया की मैकगिल विश्वविद्यालय में एक चौकीदार ने एक झटके में चॉकबोर्ड को पूरी तरह से साफ करके छात्रों की पूरी कक्षा को चौंका दिया। भाई लेक्चरर तो भूल जाओ, मैं इस आदमी से सबक लेना चाहता हूँ। लकड़ी वे मटेरियल हैं जिनका इस्तेमाल सबसे पहले मनुष्यों ने करना शुरू किया, इसलिए लकड़ी के बने कुछ डिजाइन हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जो आज से आधे मिलियन सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। आज की बात करें तो हम कुछ पुराने लॉग से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। बस जरा एक नजर इस पर डाल लें कि कैसे इस लकड़ी के अद्भुत प्रतिभाशाली कारीगर ने लकड़ी के दो तख्तों के बीच लगभग सीमलेस जॉइंट तैयार कर लिया है। ये कुछ हद तक जादू जैसा लग रहा है, लेकिन इस कारपेंटर ने उनके मेजरमेंट को इतनी अच्छी तरह से कैलकुलेट किया है कि उसके हाथ से तैयार किए गए जोड़ एक दूसरे में बिना किसी कमी से जुड़ गए। बस कुछ ही टैप और ये एकदम फिट हो जाएंगे। अब इस क्लिप में ये जोड़ वाकई में सुगाइट है, जिसका आविष्कार टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शिनोबु कोबायाशी द्वारा 2015 में किया गया था, जो जापानी लकड़ी के सर्वोत्तम काम को दिखाता है। कोयाबाशी ने एक ऐसा जोड़ बनाया जो 3 अलग अलग फॉर्मेशंस के साथ एक साथ फिट हो सकता है। एक्स्ट्रा जोड़ बनाने के बजाय कावाई सुगाइट मल्टीपल ओरिएंटेशन के साथ 2 सेक्शन को फिट कर सकता है, चाहे वो ऊपर, नीचे या बगल में हो। भाई इसने मुझे इतना हैरान कर दिया कि मुझे नहीं पता कि ऊपर कौन सा होगा। बता दूं कि आईवी एक सुंदर प्राकृतिक सजावट बन सकती है जो आपके घर को और ज्यादा शानदार बना सकती है, लेकिन जब ये नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये आपकी ईंटों पर आक्रमण कर सकती है, आपके पाइपों को तोड़ सकती है और तबाही मचा सकती है। लेकिन सौभाग्य से यहाँ परफेक्शनिस्ट की एक टीम है जो कि जानती है कि इस हर एक खतरे से कैसे निपटना है। वाह, ये आईवी की एक पूरी दीवार की तरह उतर आया। आप सोच रहे होंगे कि इसे इस तरह से तोड़ने से चीजें और खराब हो जाएंगी, लेकिन पौधे को 45 डिग्री एंगल पर खींचने से एक साथ ही अलग हो जाता है। क्या आप ज्यादा जानते हैं? एक बार जब आईवी पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए इसे इस तरह से हटाना सबसे अच्छा तरीका है। यार काश मैं वहां पर होता, मैं आईवी से हरा होता। भाई क्षमा करें, एनवी से। कंस्ट्रक्शन कार्य हमेशा भारी सामान उठाने और ढोने के बारे में नहीं होता। कभी कभी सबसे जटिल काम सड़क पेंटिंग जैसे भी होते हैं, जो कि सबसे कठिन और सबसे ज्यादा संतोषजनक भी होते हैं। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खुद टर्मैक पर चिन्हों को पेंट करते हैं। वे पेंट को खास रूप से डिजाइन किए गए स्प्रिट पॉट में डाल देते हैं, जिसके लिए इतनी सटीकता की जरूरत होती है कि मैं बस देखकर ही घबरा जाता हूँ। कुछ लोग स्टेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं करते वो स्पष्ट रूप से बहुत ही उच्च श्रेणी के एक्सपर्ट हैं, जैसे ये पेशेवर।
यहाँ जिस पेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो असल में थर्मोप्लास्टिक बीट से बना होता है जो गर्म होने पर पिघल जाता है, इसलिए जमीन पर फैलाने से ये प्लास्टिक जल्दी ठंडा और सख्त हो जाता है। मतलब कि सड़क के इस तरह के काम में बहुत ज्यादा समय लग सकता है और साइन लंबे समय तक चलते हैं। हालांकि पेंट के सूखने का इंतजार करना आमतौर पर नीरस होता है, लेकिन भाई मैं इसे बार बार देख सकता हूँ। सालों साल परफेक्ट स्नोबॉल बनाने की कोशिश के बाद किसी हीरो ने आखिरकार ये करके दिखा दिया। बर्फ को तब तक उछलते रहे जब तक कि वो एक फ्लेलेस स्फीयर ना बन जाए। बेशक कोई आसान काम तो नहीं है, खास करके तब जब पाउडरी बर्फ आपके हाथों में टूटकर बिखर जाए। हालांकि मेरा हमेशा ढीलेदार दिखता है, लेकिन ये तस्वीर दिखाती है कि इस तरह एक चिकनी स्नोबॉल बनाना असंभव नहीं है। लेकिन कैसे? खैर, यूट्यूबर कोलम रेनॉल्ड्स शायद इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं, वो भी बस अंगूर के रस की बोतल के टॉप का इस्तेमाल करके। जी हाँ, आप बस बर्फ का स्कूप उठाएं और फिर ये दिलचस्प है वाकई में। हम में से बहुत सारे लोग ए से बी तक जाने के लिए कारों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन वे रास्ते में बहुत सारा सामान उठा सकते हैं। इसलिए अगर आप साफ सुथरे सनकी हैं तो आप इसे अभी देखना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में ऑटो क्लीन नामक कंपनी को कार को साफ करने के लिए काम पर लगाया गया, जो कंक्रीट की धूल, टाइलिंग ग्राउट और मलबे से भरी हुई थी। ये बहुत ही गंदा है यार। मैं इसके लिए सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, गहरी सफाइयां। इसे पूरा करने में 4 घंटे लगे और लागत $400 थी, लेकिन काम निश्चित रूप से समय और धन के लायक था। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही बुरा है तो जरा इसे देखो। कैलिफोर्निया में साल 2022 में पोस्ट की गई ये वीडियो बहुत ही गंदी कार के अंदर से ली गई है, जिसमें अंडे के टुकड़े, पैकेजिंग और यहाँ तक कि बग्स भी हर जगह नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई बचत नहीं है। कई सारे स्प्रे, वाइप्स और स्क्रब के बाद ये कार बिल्कुल नई जैसी हो गई। भगवान का शुक्र है, क्योंकि ये पहले जैसी स्थिति में नहीं है। ये मुझे पागल कर रही है। हालांकि गोदाम के फर्श की ये पेंटिंग बिल्कुल भी रोमांचक नहीं लगती, लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखकर ये मंत्रमुग्ध तो कर ही देती है। ये चमकदार सरफेस, स्मूथ फ्लो, सीधी रेखा, ये बहुत ही परफेक्ट दिखता है। ये ग्रे रेशम जैसा पेंट असल में एपॉक्सी कोटिंग है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि खरोंच रेजिस्टेंट, लॉन्ग लास्टिंग और केमिकल रिसाव से अप्रभावित होती है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल कई कारखानों और गोदामों में किया जाता है। लेकिन यहाँ असली जादू ये है कि वे कैसे कोई निशान नहीं छोड़ रहे जब उसके ऊपर कोई चल रहा है। खैर, बता दूं कि असल में उसके जूतों के नीचे कीलें लगी हुई हैं, जो कि फर्श पर प्रिंट नहीं लगने देती। भाई, स्मार्ट और संतोषजनक भी है। अगर आपको कभी किसी पार्टी में अपने दोस्तों के ग्रुप का दिल जीतने के लिए किसी ट्रिक की जरूरत हो, जो शराब या सेवन का आनंद ले रहे हो, तो वो ये हो सकती हैं। हालांकि ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसे असेंबल करना आसान है। ये इसकी तीव्रता है जो लोगों को आकर्षित करती है। इस ट्रिक को करने के लिए कॉकटेल शेकर में बर्फ के साथ लाल ग्रेनाडीन डाल दो, फिर उसमें संतरे का रस भर दो और अंत में नीला कुरकुरा मिला दो। ग्रेनाडीन सबसे पहले इसलिए डाला जाता है क्योंकि दूसरे लिक्विड इतने घने नहीं होते। ग्रेनाडाइन सिरप की डेंसिटी 9.8 पाउंड प्रति गैलन होती है, जबकि संतरे के रस की 8.3 है
और नीला कोराकाओ 9.3 होती है। यहाँ मुख्य बात यह है कि जब उसे कंटेनर में डालें तो उसे बस टिप करें ताकि वे घुलने के बजाय एक दूसरे से ऊपर रहें। तो एक बार जब नीला कोराकाओ अंदर जाए तो आपको इसे मिलाने के तुरंत बाद शॉट्स डालना होगा, अन्यथा उल्टा करने पर वो मिक्स हो जाएंगे। वाह भाई, कौन जानता था कि शॉट इतने वैज्ञानिक हो सकते हैं। एक अमेरिकी फुटबॉल प्रशंसक के लिए मैदान पर चित्रित एक बड़े पुराने लोगों को देखने जैसा खेल बस कुछ भी नहीं है, लेकिन ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी इसे बिल्कुल अलग स्तर पर ले गई क्योंकि उनके पास टर्फ को समर्पित एक टिकटॉक अकाउंट है। जी हाँ भाई, खेल के लिए नहीं बल्कि मैदान के लिए, क्योंकि खुद ही देख लीजिए, मुझे बताइए। खैर, ये नाउम्मीदन ही संतोषजनक है। वे स्प्रे पेंट का इस्तेमाल लाइन मार्कर और स्प्रेयर के साथ करके बड़े अक्षरों और तस्वीरों को पीले और बैंगनी रंग से भरकर लोगो बनाते हैं। इसके लिए आमतौर पर एक पतला लेकर या एक्रेलिक एनिमल पेंट का इस्तेमाल होता है, जिसे हवा जल्दी सुखाकर ग्राउंड को सजा देती है और मैच शुरू हो जाता है। वाह, गो पायरेट्स। आपने अब तक कौन सी भारी चीज उठाई और आपको क्या लगता है उसका वजन कितना होगा? मैं अपनी बात करूं तो एक बार जिम में पूरे 50 पाउंड वजन उठाया था। अरे मैंने बस अभी शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी 50 पाउंड भाई, ये मक्खन की 200 छड़ियों के बराबर है। मैंने इसे जिस तरह से बताया ये वाकई बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन शायद ये इसके जितना प्रभावशाली तो नहीं है। आखिर कैसे हर एक कैनिस्टर ठीक उसी स्थान पर लैंड हुआ जहां उसे होना चाहिए? खैर, इन खाली गैस कैनिस्टर का वजन लगभग 20 पाउंड होता है, लेकिन जब भरे होते हैं तो इनका वजन 42 पाउंड हो जाता है। ये एक मीडियम साइज के कुत्ते का वजन होता है। ट्रक की एक लाइन में 28 कैनिस्टर के साथ ये मान लेना उचित है कि इसमें कम से कम 5 या 6 लाइन्स होंगी, जिसका मतलब कैनिस्टर्स की कुल संख्या 140 से 170 के बीच होगी। और अगर उसने उन सभी को ठीक उसी तरह से फेंका होगा जैसा वीडियो में किया है, तो ये उसके कंधे पर लगभग 6000 पाउंड भरा हुआ सिलेंडर के बराबर है। और ये मक्खन की 24,000 स्टिक्स होंगी। भाई, मैंने मक्खन के कारण पहले भी कभी इतना कमजोर महसूस तो नहीं किया। भाई, छुट्टियों पर रहना आपके लिए सबसे ज्यादा आरामदायक समय होता है। आपके रिजॉर्ट को चालू रखने वाले कर्मचारियों के लिए तो और भी काम है। उन्होंने काम जल्दी पूरा करने और मेहमानों को खुश करने के लिए खुद को ढालना होगा। और ऐसा लगता है कि एक स्पेनिश रिजॉर्ट में एक कर्मचारी ने उस मेमो को तुरंत ही दिल पर ले लिया। वे लगभग 26 कुर्सियां थीं, जिन्हें उसने सिर्फ 12 सेकंड में सेट कर दिया और उनमें से एक भी नहीं गिरी। उसने उस स्किल को निखारने के लिए लंबे समय तक काम किया होगा। शायद उसकी खुद की छुट्टियां बहुत पहले बीत चुकी थीं। वाह, ये बहुत सारी फुटेज थी और बहुत सारी परफेक्शन भी। क्या आपका कोई पसंदीदा परफेक्शनिस्ट मोमेंट था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।